नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर दिनों दिन पेचीदा होती जा रही है। सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, बयानबाजी तेज हो रही है। ऐसे में एक बयान ने आज महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करा दी है। संजय राउत ने आज सुबह शिवसैनिकों को भड़काने वाला बयान दिया। नतीजा यह हुआ कि शिवसैनिक भड़क गए। बागी विधायकों के पोस्टर और कार्यालयों पर हमला शुरू हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे भड़के हुए शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की और साथ में यह भी कि महाराष्ट्र में अब आगे क्या हो सकता है और महाराष्ट्र में क्या नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्तमान सियासत की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बिना पावर के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ये तस्वीरें जीती जागती सबूत हैं इस बात की कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। डंके के चोट पर ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो बदले के लिए हो रही है। ये मैसेज देने के लिए हो रही है कि हम तुम्हें किसी और का नहीं होने देंगे सनम। ये दरअसल राजनीतिक प्यार जताने के हिंसक तरीके की प्रदर्शनी हो रही है। पहले मुंबई की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें मुंबई के साकीनाका की हैं। ये जो बैनर लगा है वो शिवसेना के बागी विधायक दिलीप लांडे हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में बैठे हैं। दिलीप लांडे की बगावत से उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक नाराज हैं, इसीलिए साकीनाका में लगा उनका पोस्टर फाड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये हुआ पहला प्रहार, ये दूसरा प्रहार, ये तीसरा प्रहार, चौथा प्रहार, पांचवा प्रहार, छठा प्रहार और ये रहा सातवां प्रहार। डंडे के साथ प्रहार के बाद दिलीप लांडे के पोस्टर के चीथड़े कर दिए जाते हैं। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें पुणे के बालाजी नगर की हैं। जिस दफ्तर को कुछ लोग तोड़ रहे हैं वो शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत का दफ्तर है। तानाजी सावंत भी इस समय एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में बैठे हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक तानाजी सावंत से भी नाराज हैं। देखिए, अचानक से शिवसैनिकों का एक हुजूम आता है। दफ्तर में मौजूद एक शख्स शटर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन शिवसैनिक उसे रोक देते हैं। उसके बाद दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। ये सभी तस्वीरें शनिवार की हैं। हैरानी देखिए कि शनिवार को ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने बागी विधायकों को धमकी दी। उनकी धमकी का असर ये हुआ कि शिवसैनिक धमकी को पूरा करने में जुट गए। गुट बनाया गया और निकल पड़े बागी विधायकों के साथ इंसाफ करने। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक ही बचाए। लोगों का गुस्सा ज़रूर है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर बदल रही है। ये सत्ता के हस्तांतरण की बेला होने का एहसास है।
ये चलाचली के समय के आने का डर है। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में जो वर्तमान सियासी सिनेरियो है उसके कैनवास पर और कितनी तस्वीरें डूब और उभर सकती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र की सियासत में क्या क्या हो सकता है। पहला सवाल, दल बदल कानून क्या कहता है? अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 यानी 37 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवा देते हैं तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार बहुमत खो देगी और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी। शिवसेना पार्टी की कमान भी एकनाथ शिंदे के पास आ जाएगी। दूसरा सवाल, स्पीकर की भूमिका क्या होगी? महाराष्ट्र विधानसभा में अभी स्पीकर नहीं है, ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल की भूमिका बड़ी हो जाती है। जिरवाल ने गुरुवार को कहा भी था कि वह विधायकों के हस्ताक्षर की जांच करेंगे। तीसरा सवाल, बागी विधायकों को अलग गुट में मिलेगी मान्यता। डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल के पास ये अधिकार है कि वे बागी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दें, लेकिन वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही वे विधायकों को वोटिंग के लिए योग्य या अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। जिरवाल एनसीपी के विधायक हैं। चौथा सवाल, डेप्यूटी स्पीकर अगर बागी गुट को मान्यता नहीं देते तब क्या होगा? अगर डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल शिंदे के नेतृत्व वाली बागी गुट को मान्यता नहीं देंगे तो मामला अदालत तक जाएगा। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अदालत जा सकते हैं। पांचवा सवाल, चुनाव आयोग की क्या भूमिका? एकनाथ शिंदे गुट चुनाव आयोग में दावा कर सकते हैं कि वही असली शिवसेना है और पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटन की मांग भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी है। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे पिछले 4 दिनों से गुवाहाटी में अपने तमाम विधायकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नज़र सत्ता की कुर्सी पर, उसके बाद पार्टी के कमान पर। हालांकि शिंदे संख्या बल दिखाकर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना में भी अपनी दावेदारी तेज कर रहे हैं। बागी गुट के विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने फैसला लिया कि वो पार्टी में अपनी जगह बनाएंगे और नाम दिया है शिवसेना बाला साहब ठाकरे। हालांकि इस नाम देने के बाद महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नाम का इस्तेमाल करना ही है तो वो अपने बाप का करें। बाला साहब ठाकरे का नाम का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे, ठाकरे परिवार, शिवसेना नहीं होने देगा। महाराष्ट्र से पीयूष शुक्ला के साथ मैं गुवाहाटी से रवि सर्राफ। छठा सवाल, राज्यपाल की क्या भूमिका होगी? अगर अल्पमत के कारण मौजूदा सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती है तो उस पर राज्यपाल को फैसला लेना होगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। सातवां सवाल, विधानसभा भंग करने पर संविधान क्या कहता है? संविधान में भी कहा गया है कि अगर दूसरे दल के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत ना हो तो ही भंग करने की स्थिति बनती है। यानी अगर एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन दे दे तो राज्यपाल बीजेपी को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। आठवां सवाल, उद्धव ठाकरे आगे क्या कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे अभी बागी विधायकों को मनाने की कवायद में जुटे हैं। अगर वह इसमें सफल हो जाते हैं तो सरकार बच सकती है, या फिर अगर वह बागी विधायकों की मांग मानकर महाविकास अघाड़ी सरकार से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लेते हैं तो भी सरकार बच जाएगी। लेकिन अगर वो बागी विधायकों को मनाने में सफल नहीं हुए तो सरकार जानी तय है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार दोनों के बीच बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठकों का नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है।
कभी उद्धव ठाकरे जिला प्रमुखों के साथ बैठक करते हैं तो कभी पार्षदों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आमदार और खासदार के साथ भी बैठक हो रही है, लेकिन नतीजा वही है जो ढाक के 3 पात पहले थे, वही ढाक के 3 पात अभी भी हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार के सामने सबसे बड़ी कशमकश इस बात की है कि सत्ता बचाएं या पार्टी, क्योंकि दोनों ही जाति दिखाई दे रही हैं। नवा सवाल, महाराष्ट्र में आगे क्या क्या विकल्प हैं? अभी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पीड़ित हैं और अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। राज्यपाल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की भूमिका यहाँ बेहद अहम होगी। राज्य की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला इन 2 शख्स पर है। मुंबई की बारिश की तरह महाराष्ट्र की सियासत भी दिन ब दिन बदलती जा रही है। एक वक्त था कि जब शिवसेना पूरे शानो शौकत से अपनी अगाड़ी सरकार पूरे महाराष्ट्र में चला रही थी, लेकिन एक वक्त ये है कि अब सत्ता तो छोड़िए, वो पार्टी बचाने की जुगत में जुटी हुई है। पार्टी 2 फाड़ में होती नजर आ रही है। एक धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है तो दूसरा धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ। अब ऐसे में जहां एक तरफ ठाकरे के सामने दिक्कत है कि सरकार बचाएं, तो दूसरी तरफ दिक्कत ये है कि पार्टी को कैसे बचाएं। फिलहाल बागी 16 विधायकों को लेकर सरकार कार्रवाई करने की जुगत में जुट चुकी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर सरकार कार्रवाई करती है तो दूसरा पक्ष भी चुप नहीं बैठेगा और वो भी न्यायपालिका की शरण में जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत अब न्यायपालिका के दरवाजे पर जाती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष और सहयोगी रवि के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, मुंबई। 20 जून की सुबह तक महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रात में एकनाथ शिंदे और बागी विधायक गुजरात के सूरत के एक होटल में पहुंच गए। सुबह तक शिवसेना में बगावत की कहानी सामने आ गई। सूरत के बाद सारे बागी विधायक असम के गुवाहाटी के एक होटल में चले गए। ये बागी विधायक अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। अब जरा कहानी का एक और एंगल देखिए और जानिए। एकनाथ शिंदे ने सूरत से ट्वीट किया था कि हम बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बागी विधायकों ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से किनारा कर लिया है, इसलिए हमारे रास्ते उद्धव की विचारधारा से अलग हो गए हैं। सवाल है, बाल ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक शिवसेना में आखिर क्या बदला और क्यों पार्टी पर हिंदुत्व से किनारा करने का आरोप लग रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। शिवसेना हिंदुस्तान की सबसे चर्चित पार्टी। बाला साहब ठाकरे की पार्टी। खुलकर बोलने और विद्रोह करने वाली पार्टी। सीना ठोककर हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। बाबरी गिराने का खुलकर क्रेडिट लेने वाली पार्टी। सुप्रीम कोर्ट तक का सरेआम मजाक उड़ाने वाली पार्टी। वो पार्टी जिसके हर शब्द मुंबई में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। 80 सेना निघाल्यात, 80 सेना आपली शिवसेना निघाल्यापासून। उसी शिवसेना का अस्तित्व अब संकट में है। पार्टी पर नस्तर चल चुका है। पार्टी लहूलुहान है। बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे मजबूर नजर आ रहे हैं। बिखरती शिवसेना को बचाने की कोई शिफा नहीं है उनके पास। कैमरे के सामने इमोशनल कार्ड भी खेल लिया। वर्षा छोड़कर मातोश्री भी शिफ्ट हो गए। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो विधायक उनसे अलग हुए थे वो पिघलने के मूड में नहीं हैं। सियासत के बारे में कहते हैं कि यहाँ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ज्यादा दिनों के लिए नहीं होती।
इसीलिए जो कांग्रेस कल तक शिवसेना की दुश्मन बनी थी वो दोस्त बन गई है और शिवसैनिक आज दुश्मन बन गए हैं। महाराष्ट्र में चल रहे वर्तमान सियासी संकट के केंद्र में भी दोस्ती और दुश्मनी का यही सियासी फलसफा है। दुश्मन जब दोस्त बने तो दोस्तों को दिक्कत होने लगी। मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों की भारी भरकम फौज के साथ शिवसेना से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। शिंदे ने अपने दांव से उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री आवास से बोरिया बिस्तर बंधवा दिया है। शिंदे और उनके समर्थकों का कहना है कि वो बाला साहब ठाकरे के अनुयायी शिव सैनिक हैं और अब जो शिवसेना है वो वैसी नहीं रही। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं और इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना से अलग हुए एकनाथ उद्धव पर कांग्रेस से अलग होने का दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवसेना बदल गई है। तो सवाल जायज है कि आखिर बाल ठाकरे की शिवसेना कैसी थी? उस शिवसेना में ऐसा क्या था जो अब उद्धव राज में नहीं है? जबकि उद्धव तो कह रहे हैं कि वर्तमान शिवसेना भी बाला साहब वाली ही है और उन्हीं के विचारों से प्रेरित है जो हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करती। यही बात बाला साहब भी कहते थे। हिंदुत्व की उनकी अवधारणा में राष्ट्रीयता थी। उनका कहना था कि देश के आगे कुछ भी स्वीकार नहीं। अपने इस एजेंडे पर चलते हुए बाला साहब ने वो तमाम काम भी कर दिए जिन्हें विवादित माना गया। बालाजी साहब कार्टूनिस्ट थे और फिल्मी जगत से भी जुड़े हुए थे, लेकिन मराठा अस्मिता के चलते उन्होंने अपना रास्ता बदला और 1966 में शिवसेना का गठन कर राजनीति में उतरे। हालांकि उन्होंने कभी कोई चुनाव तो नहीं लड़ा और ना ही सरकार में कोई पद लिया, लेकिन कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र को और मुंबई को अपने रिमोट से चलाते थे। 2012 में उनका निधन हो गया और अपने निधन तक वो ही शिवसेना के सर्वे सर्वा रहे। मराठा अस्मिता की बात जब भी आई, बाला साहब ठाकरे और उनके शिव सैनिकों ने उग्र रूप अपनाया। उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो हिंसक होने से भी नहीं माने। बाल ठाकरे की उग्र शिवसेना। मुंबई में रहने वाले दक्षिण भारतीय भी शिव सैनिकों के गुस्से से नहीं बच पाए। बाल ठाकरे के इशारे पर मुंबई से दक्षिण भारतीयों को भगाने के लिए यहां तक कि लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ जैसे अभियान चलाए गए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो बाला साहब ठाकरे ने सार्वजनिक मंचों से इसे अपनी कामयाबी करार दिया। जब एक बार उनसे कोर्ट के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, डिस्ट्रैक्शन कर दिया। हाल ही में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे। अयोध्या में उन्होंने कहा था, हमने 2018 में नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। इस नारे के बाद ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। मैं अयोध्या में महाराष्ट्र सदन स्थापित करने की घोषणा करता हूं। उद्धव के परिवार का अयोध्या जाना, राम मंदिर का जिक्र करना, ये बातें इस तौर पर देखी जाती हैं कि शिवसेना आज भी बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाली शिवसेना ही है, जबकि लंबे समय तक शिवसेना की सहयोगी रही बीजेपी आरोप लगाती है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का एजेंडा भूल गए हैं। तो फिर अब शिवसेना ऐसा क्या नहीं कर रही जो बाला साहब ठाकरे करते थे?
दरअसल बाला साहेब के पुराने बयानों और शिव सैनिकों के एक्शन को देखें तो उनमें उग्रता उजागर होती है। बाला साहेब जिसे अपने विचार के खिलाफ मानते थे, उसकी आलोचना करते थे, विरोध करते थे और कई बार तो ऐसे लोगों या संगठनों को शिव सैनिकों की हिंसा भी झेलनी पड़ती थी। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो 90 के दशक में देश के कई इलाकों में दंगे फसाद हुए। मुंबई में बम धमाके भी हुए। उसके बाद भड़की हिंसा में शिव सैनिकों का रोल भी सामने आया। एक बार इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे से हिंसा को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर दंगे फसाद में हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। बाला साहब कहते थे कि उन्हें सहिष्णु हिंदू नहीं चाहिए, सहिष्णुता कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। वो तो मिलिटेंट हिंदू की बात करते थे। यहाँ तक कि उनका कहना यह भी था कि बांग्लादेशी मुसलमानों को बॉर्डर तक छोड़ के आना चाहिए। वो तो ये भी कहते थे कि जिस तरह से हिंदुओं को पाकिस्तान और अन्य अरब और मुस्लिम कंट्रियों में सम्मान नहीं मिलता है और हक नहीं मिलता है, उसी तरह भारत में भी मुसलमानों को हक नहीं मिलना चाहिए। बाला साहब के निशान तो महाराष्ट्र की सियासत में जो लड़ाई सरकार बनाने और गिराने की शुरू हुई थी, वो अब लड़ाई बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल करने और न करने तक पहुंच गई है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खास पेशकश में इतना ही।